हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर के आ चुके हैं अपना लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, टॉप 100 क्वेश्चन की क्वेश्चन सीरीज का। और नीट 2025 के अंदर आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर सकते थे उतने सारे कवर किए जा चुके हैं। पूरे 11th और 12th के चैप्टर्स जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे, जो जो इंपॉर्टेंट यूनिट थी, क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके पास निकल कर आए थे, वो सारे के सारे आपके पास डिस्कस किए गए हैं और आज उसका लास्ट पार्ट है। तो आई होप आप लोगों ने पिछले पार्ट भी देखे होंगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे और जाकर के अब आप भी मेरे साथ इस जर्नी में मेरे साथ ही लास्ट चैप्टर्स की और बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, आज के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने अप टू 80 क्वेश्चन तक कवर किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 81 से अपनी शुरुआत करने जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 81 हमारे पास यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गलत होने वाली है। तो पहली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखी हुई है कि इन YDSC इंटरफेरेंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज द इंटेंसिटी ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज इज सेम एज दैट ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। हमें पता है कि जब भी इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है सर, तो उसके ग्राफ के अंदर मैक्सिमा की इंटेंसिटी सेम होती है, मिनिमा की इंटेंसिटी सेम होती है जो कि 0 होती है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, जो भी नंबर ऑफ मैक्सिमा होगा, जो भी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज होगी, सबकी इंटेंसिटी सेम रहेगी। डायफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। डायफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा बनता है जिसकी इंटेंसिटी बाकी मैक्सिमा से ज्यादा होती है और फर्दर जो मैक्सिमा आते जाते हैं वो एक्सपोनेंशियली आपके पास जो है इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास कह रहा है कि इन YDSC इंटरफेरेंस फॉर कोहेरेंट सोर्सेज द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज डबल दैट ऑफ अदर ब्राइट फ्रिंज। ये गलत है बिल्कुल ही, क्योंकि अगर आपके पास इंटेंसिटी का ग्राफ सेम बन रहा है, आपके पास ब्राइट फ्रिंज सेंट्रल मैक्सिमा इंटरफेरेंस में सेम बन रहे हैं, तो जो आपके पास विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आनी चाहिए वो भी सेम आनी चाहिए अदर ब्राइट फ्रिंज की, ना कि वो डबल या कुछ भी टाइम्स होनी चाहिए। तो सेकंड वाली आपकी स्टेटमेंट सही है। थर्ड कह रहा है कि साउंड वेव ऑल्सो शो इंटरफेरेंस। तो साउंड वेव्स भी इंटरफेरेंस शो करते हैं। साउंड वेव होगी, वाटर वेव होगी, लाइट होगी, तीनों के तीनों इंटरफेरेंस शो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फोर्थ ऑप्शन आपके पास कह रहा है कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ टू सोर्सेज with amplitude A, each amplitude is 2A। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 2A ही होता है अगर हम उसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की बात करें, क्योंकि A मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है A1 प्लस A2, A मिनिमम का फॉर्मूला होता है A1 माइनस A2, और जब दोनों A1 और A2 एक दूसरे के बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपके पास 2A ही आएगा और वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ही केस होगा। तो आपको आइडेंटिफाई करनी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें मिल चुकी है, उसे टिक करें और आगे बढ़े। सेकंड वैल्यू क्लियर है, सिंपल थ्योरी है, सिंपल कंसेप्ट है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अनपोलराइज्ड लाइट विद इंटेंसिटी I नॉट, ये I नॉट लिखा है यहाँ पे, इज इंसिडेंट ऑन अ पोलरॉइड, अनदर पोलरॉइड हैविंग इट्स ट्रांसमिशन एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द फर्स्ट पोलराइजर। पहले पोलराइजर से ये वाला 45 डिग्री अलाइंड है, फर्स्ट पोलराइजर पे आई नॉट इंटेंसिटी की अनपोलराइज्ड लाइट गिर रही है। ये दो चीजें हम तक डिफाइन हो चुकी हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर। पासिंग थ्रू फर्स्ट पोलराइजर में बोल लेता हूं I1 होगी, एंड इंटेंसिटी ऑफ थ्रू सेकंड पोलराइजर, सेकंड पोलराइजर के थ्रू जो पास करेगी वो I2 होगी। इसका मतलब मुझे सिंपल सिंपल सर रेशियो कहा गया है कि I1 अपॉन I2 की रेशियो निकालो। तो I1 अपॉन I2 की रेशियो अगर निकालनी है तो पहले वैल्यू निकालते हैं इनकी। अगर I1 की बात किया जाए, कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट जब आपके पास पोलरॉइड के ऊपर गिरती है तो पोलरॉइड में गिरने के बाद उसकी इंटेंसिटी जो है वो हाफ हो जाती है। वो डिपेंड नहीं करता कि पोलरॉइड आपके पास जो है कितने भी एंगल पे अलाइन हो, चाहे वो आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट के सामने कोई भी एंगल बना रहा हो, क्योंकि अनपोलराइज्ड लाइट जो है वो दो एक्सिस में जब चल रही होती है तो सामने जब उसे पोलरॉइड दिखता है तो वो दोनों में से किसी एक एक्सिस को चूज करना चाहती है और उस चक्कर में उसकी इंटेंसिटी हमेशा आधी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि I1 की वैल्यू तो भाई I0/2 हो जाएगी सिंपली ही।
जो फॉर्मूला लगेगा पोलराइड के केस में, जो फॉर्मूला हम पढ़ते हैं मेलस लॉ, वो आपके पास यूज होगा सेकंड पोलराइजेशन के लिए। और फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि जो आई नेट आपको मिलेगा पोलराइजेशन के बाद उस पोलराइड के थ्रू, वो मिलता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा में आई नॉट जो है वो उसको अप्रोच करने वाली इनिशियल इंटेंसिटी होती है। अब इस भाई को अप्रोच कर रहा है आई नॉट बाय 2 और एंगल है 45, तो I2 की जो वैल्यू बन जाएगी आपके पास, वो बन जाएगी आई नॉट अपॉन 2 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। यही होता है मेलस लॉ। अब I2 की वैल्यू अगर आप यहां से निकालेंगे तो cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2 आएगा। आई नॉट बाय 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट बाय 4। तो I2 की वैल्यू आ गई आई नॉट बाय 4, I1 की वैल्यू आ गई आई नॉट बाय 2। रेशियो निकालिए, आंसर को फाइनल कीजिए, तो यह आ जाएगा आई नॉट बाय 2 टू आई नॉट बाय 4। यहां से ये कैंसिल, वहां से वो कैंसिल, तो ये बन जाएगा 2/1, जिसको आप कह सकते हैं 2:1। तो 2:1 ऑप्शन में ढूंढना है और टिक लगाना है और आगे बढ़ना है। क्लियर है? आई होप सबको ये बातें क्लियर हो रही होंगी। कुछ टफ नहीं है, इजी चीजें हैं। कहने का मतलब ये है भाई कि अगर नीट के पेपर की डिफिकल्टी लेवल इजी रहती है तो इजी क्वेश्चन आपसे होने चाहिए, मॉडरेट रहती है तो उसमें भी इजी क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए, टफ रहती है तो उसमें भी इजी क्वेश्चन तो आपसे होने चाहिए। तो इजी क्वेश्चन तो आपको हर कहीं अटेम्प्ट करना है। अगर आप फिजिक्स में 20, 30, 40, 50, 80, 90 नंबर लेकर के बैठ रहे हैं तो इसका मतलब आप इजी क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं। और इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से ही नीट की फिजिक्स की जो रिक्वायरमेंट होती है कट ऑफ, वो पूरी हो जाती है। आप केमिस्ट्री में नंबर लीजिए, आप बायो में नंबर लीजिए, आप फिजिक्स में भी नंबर लीजिए, लेकिन अपनी कट ऑफ क्लियर करने के नंबर के लिए नंबर लीजिए। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि वो 30 और 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, जिसमें से उनके 12-13 सही होते हैं, बाकी सारे गलत होते हैं। तो वो एक्यूरेसी किस काम की आपकी, वो स्कोर किस काम का है तुम्हारा, जिसमें तुम्हारे पास जो है आधे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और आधे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो किसी भी काम का नहीं है आपके। इससे अच्छा तो ये है कि आप 20 से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और वो सारे के सारे ठीक हो। तो उस एक्यूरेसी तक पहुंचने के लिए आपको हर चैप्टर का वो टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो सेट ऑफ क्वेश्चन तैयार करके जाना पड़ेगा जो इजी है, इजीली अप्रोचेबल है, ताकि उसके नंबर ना तो यहां आपके कट रहे हो ना तो एग्जाम में आपके कट रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 आपको कह रहा है अरेंज द स्पीड ऑफ यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड आईआर रेज इन वैक्यूम। हमें पता है ये तीनों के तीनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का हिस्सा है और ये तीनों की वैल्यू, स्पीड ऑफ दीज स्पेक्ट्रम की वैल्यू वैक्यूम के अंदर जो है वो सेम ही रहती है, चाहे वो आईआर हो, चाहे वो एक्सरे हो, चाहे वो आपके पास यूवी रे हो, चाहे वो विजिबल रे हो, चाहे वो तुम्हारे पास गामा रे क्यों ना हो, सबकी वेलोसिटी जो है वैक्यूम के अंदर सेम रहती है। और वो किसके इक्वल होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको आप स्पीड ऑफ लाइट के नाम से पढ़ते हैं। एक्चुअल में वो स्पीड ऑफ ईएम वेव है और जो लाइट है वो ईएम स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है बाकी सब हिस्सों में से। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 आपको कह रहा है वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट with applied potential difference for 3 different frequencies of incident radiation, what a fixed intensity is described by which of the following graph। ग्राफ आपके पास इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का है। आपको बोला गया है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। अब जिन बच्चों को कंसेप्ट याद होगा वो तो फटाफट बताएंगे सर अगर फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंस है, और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर डिफरेंट है तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो आप बोलोगे सर इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट है, इन दोनों में तो सेम ही है, तो इसका तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं आएंगे। और फिर जिन बच्चों ने तो ग्राफ पढ़ा हुआ है उनको तो सीधा पता है कि सेकंड आंसर है। जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है वो देख लें कि क्या आपके पास इंटेंसिटी और पोटेंशियल का रिलेशन इस तरीके से आता है या नहीं। तो आपके पास आपने कोई फॉर्मूला इस तरीके का नहीं पढ़ा होगा जहां पे आपने इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना होगा। ऐसे ग्राफ जो वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल के बनते थे, ना कि इंटेंसिटी और पोटेंशियल के बनते थे। तो फर्स्ट भी आपके पास गलत हो जाएगा और जो सही ऑप्शन है वो एक लौता आपके पास सेकंड ऑप्शन बन जाएगा, जहां पे ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को डिनोट कर रही होगी, डिफरेंट कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज होंगी, तो डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल आपके पास आएंगे। इसको मैं V01 मान के चल सकता हूँ, दूसरे वाले को V02 मान के चल सकता हूँ, तीसरे वाले को
V03 मान करके चल सकता हूं। ये इनके रेस्पेक्टिव जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गए, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इससे आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डुअल नेचर से ये क्वेश्चन था। डुअल नेचर से बहुत बार एग्जामिनर की आदत है कि वो आपके पास ग्राफ को प्रेफरेंस देता है, ग्राफ पूछता है। नहीं यकीन होता है आप PYQ उठाइए और खुद देखिए कितने ग्राफ आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 85 आपको कह रहा है पर्टिकुलर हाइड्रोजन लाइक आयन emit radiation of frequency 2.92 into 10 की पावर 15 hertz when it makes transition from n is equal to 3 to n is equal to 1. The frequency in hertz of radiation emitted in transmission from n is equal to 2 to n is equal to 1. छोटी सी बात यह है कि हमें क्वेश्चन पढ़ के सर इतना तो समझ में आ रहा है कि फ्रीक्वेंसी की बात की है और ट्रांजिशन की बात हो रही है। अब दूसरी बात यह है कि जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो 1/λ का पढ़ा है, और 1/λ का फॉर्मूला रायबर्ग कांस्टेंट के साथ पढ़ा है। अब अगर मैं उसकी प्रोपोर्शनैलिटी की सिर्फ बात करूं तो उसकी प्रोपोर्शनैलिटी ऐसी कुछ आती थी, ni² nf², जहां पे i और f जो थे वो आपके पास इनिशियल यानी कि कहां से जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और nf का मतलब कि कहां पे जाकर के सेटल हो रहा है इलेक्ट्रॉन, चाहे वो नीचे से ऊपर जंप करे चाहे ऊपर से नीचे जंप करे। वेवलेंथ एमिट होती थी, उसी का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। हमें पूछा हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी की बात की गई है तुम्हारे पास तो यहाँ पे 1/λ है, और उसी को मैं फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, चलेगा वो। अब अगर मुझे पहली फ्रीक्वेंसी के लिए लिखना है तो मैं लिखूंगा कि जो f1 आपके पास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कहां से कहां गया वो 3 से 1, तो इसको लिखा जाएगा 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। यही आएगा निकल करके, अच्छे से देखें प्लीज। f1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n इनिशियल का स्क्वायर, 1 से चला 3 तक, इसी तरीके से लिखने का पैटर्न रहेगा। तो f1 की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी 1 - 1/9, और यहां से आप देखेंगे तो f1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 8/9। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे और साइड में रख लेंगे यहाँ पे। सिमिलरली हमें कहा गया दूसरे डाटा के अंदर कि इस f1 की वैल्यू तो गिवन है, वो तो पता है भाई, आप निकालो दूसरी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जब ट्रांजिशन हो रही है n=2 से लेकर के n=1 तक। तो f2 के लिए जब आप सिमिलर फॉर्मूला लिखने जाओगे तो आप बोलोगे ठीक है सर इसके अंदर हमें 1 से 2 जाना है, तो 1 से 2 जाने का मतलब यही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि पहले 1 से 3 किया था, तो 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, n इनिशियल n फाइनल, यहां भी सेम कर रहे हैं। तो f2 की वैल्यू आपके पास निकल कर आएगी 1 - 1/4, यानी कि जो f2 आएगा दैट इज शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3/4। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। अब आपके सामने इक्वेशन नंबर 1 बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी है। मैं भी बादल बना लेता हूं। ये दो इक्वेशन आपको दिख रही होंगी, दोनों को डिवाइड करवाना है और आंसर निकालना है सिंपली, क्योंकि एक की वैल्यू गिवन है। तो बाकी सारी चीजें मिटाते हैं, इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं और देखते हैं फाइनली आंसर क्या निकल करके आ रहा है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहले उसे अटेम्प्ट करें वीडियो को पॉज करके, और फिर जब नहीं समझ में आए तो स्टेप वाइज उसका सोल्यूशन देखें, और जिस स्टेप पे आपको समझ में आ जाए फिर से वहां पे पॉज करके अपना क्वेश्चन कंटिन्यू करें। अदरवाइज आपको अगर सिर्फ सामने लेटे लेटे ऐसे कंबल में पड़े आप वीडियो देख रहे हो, अच्छा सर क्वेश्चन, अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, यही तो लगाया सर ने, देखो मुझे तो पता ही था, कैलकुलेशन तुम्हें करनी है भाई। तुम्हारी MBBS की डिग्री मैं नहीं लेकर के जाऊंगा और ना मेरी MSc की डिग्री तुम उठा करके लेकर के जाओगे, तो कोई किसी का फायदा नुकसान नहीं होने वाला है। अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ तो मेरा फायदा है, तुम बैठ करके क्वेश्चन वहां सोल्व कर रहे हो तो तुम्हारा फायदा है। बीच की कोई कहानी नहीं है यहाँ पे। दोनों की रेशियो करवाते हैं, f2/f1, f2/f1 आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, यह आ जाएगा 3/4, और यहाँ पे f1 की वैल्यू है 8/9। सिमिलरली हम f1 की वैल्यू जो वो जानते हैं क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन है, तो वो है 2.92 into 10 की पावर 15, और सामने आ जाएगा 9 × 3 = 27, और डिवाइड में आ जाएगा 32। इतनी टर्म को समझे पहले, सिंपल रेशियो की है जो टर्म्स नीचे दी गई थी, f1 की वैल्यू पता थी तो वो पुट की है। अब बाकी की कैलकुलेशन संभालनी है। बाकी की कैलकुलेशन में क्या करना है सर, जो चीजें डिवाइड हो रही है भाई डिवाइड करो, जो मल्टीप्लाई हो रही है मल्टीप्लाई करो। अब आप हंसेंगे कि सर
अब वही तो करना है, लेकिन भाई जल्दी करना है आपको, ठीक है, इतना टाइम नहीं होता है वहां पे। तो f2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 27/32 इंटू 2.92 इंटू 10⁻15। अब यहाँ पे इस सबको डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये कि 2 से अगर काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 2.92 आपके पास तो बन जाएगा 1, और यहाँ पे बन जाएगा 4, यहाँ पे बन जाएगा 6, 1.46 बन जाएगा ये। अगेन आपके पास ये कटेगा यहाँ से, तो 2 8 16 बन जाएगा, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगा 0, और 2 7 14, 0.73 बन जाएगा। सिमिलरली आपके पास रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 27 इंटू 73/8 इंटू 100, और 10 की पावर बन जाएगी 15। अब आपको 27 को 73 से मल्टीप्लाई करना है और 8 से डिवाइड कर देना है, देखते हैं क्या बनता है। तो 27 इंटू 73 करेंगे, 7 3 21, 2 इधर आएगा, 3 2 6, 2 8 इधर चल जाएगा, 7 7 49, 4 इधर आ जाएगा, 7 2 14, 14 और 4 18 आ जाएगा, तो 1 इधर, 9 8 17, 1 कैरी, 8 1 9, और आपके पास ये बन जाएगा 1971। अब 1971 को 8 से डिवाइड करना है, 1971 आ जा 8 से, तो 8 2 16 हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे 3 कैरी बच जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 4 32 हो जाएगा, 8 4 32 आ गया सर, यहाँ पे 7 2 5 रह गया, 1 आ गया, 8 6 48 हो गया। 48 के बाद भी तुम्हारे पास यहाँ पे कहानी 3 पे चली जाती है, पॉइंट पे चली जाती है 0, 8 3 24 हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये सारा काट पीट करके जो बना वो बना 246.3, और 246.3 को जब आप 100 से डिवाइड करेंगे, तो डेसिमल 2 प्लेस और पीछे चला जाएगा, और वो बन जाएगा 2.46 इंटू 10 की पावर 15। और निकाल क्या रहे थे सर, हम फ्रीक्वेंसी निकाल रहे थे, तो यूनिट्स यहाँ पे हर्ट्स लगानी है और चेक करना है कि कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो आंसर तो मैच कर रहा है भाई, आंसर तो मैच कर रहा है, लेकिन बात क्या है कि आपको कंबल से हाथ निकालने होंगे और क्वेश्चन सोल्व करना होगा नोटबुक में, तभी जाकर के आंसर आएगा। क्लियर है? तो कोई ज्यादा लंबी कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन फास्ट रखनी है, प्रिसाइज रखनी है, और साफ साफ लिखना है ताकि गलती के चांसेस कम हो। चलें अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86 क्या कहना चाहता है आप लोगों से? कह रहा है द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ पास्चन, बाल्मर एंड लेवेन सीरीज आर इन द रेशो। भाई दो तरीके के कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो शॉर्टेस्ट आपके पास वेवलेंथ पूछी जाती है, और दूसरी आपके पास लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछी जाती है। मैं आपको बता देता हूं शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का क्या सीन रहता है। जब भी शॉर्टेस्ट की बात होती है तो एन इनिशियल तो फिक्स होता है। एन इनिशियल कैसे फिक्स होता है? क्योंकि जब हम बात करते हैं आपके पास लेमैन की, तो इनको याद रखना होता है, लेमैन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट और पीफन, ये सारी की सारी सीरीज दी थी। दी बाल्मर ने ही दी थी, अलग अलग नाम दे दिए थे, वो सबसे पहले बाल्मर दी थी, लेमैन ने दी थी। तो बहुत बैकग्राउंड स्टोरीज की मजेदार, अगर आप सुनेंगे कभी तो लेमैन जो है उसके लिए एन इनिशियल जो है वो 1 से शुरू होता है, बाल्मर के लिए एन इनिशियल जो है वो 2 से शुरू होता है, पास्चन के लिए एन इनिशियल जो है 3 से शुरू होता है, सिमिलरली ब्रैकेट के लिए 4 से शुरू होता है, पीफन के लिए जो आपके पास वो 5 से शुरू होता है। अगर हम बात करें शॉर्टेस्ट की, तो N1 तो सबके लिए फिक्स है, मैं ये कह रहा हूं, लेकिन N2 की वैल्यू जो है वो आपके पास इंफिनिटी हो जाती है, N2 की वैल्यू इंफिनिटी हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट की, क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपके पास जो है वो शॉर्टेस्ट पूछे, हमेशा लॉन्गेस्ट भी पूछ सकता है। तो जब हम बात करें लॉन्गेस्ट की स्पेलिंग देख लो, लॉन्गेस्ट की जब बात करेंगे तो आपके पास जो एन इनिशियल है वो अगेन फिक्स ही होगा, लेकिन जो एन फाइनल है वो एन इनिशियल से एक ट्रांजिशन लेवल ज्यादा रहेगा। तो एक ट्रांजिशन लेवल ज्यादा रहने का मतलब ये है सर कि आपके पास अगर लेमैन 1 आता है तो एन फाइनल जो 2 आ जाएगा। बाल्मर के लिए बात करेंगे, लॉन्गेस्ट के लिए बात करेंगे, एन इनिशियल की वैल्यू 2 होगी, एन फाइनल की वैल्यू 3 होगी। खैर हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे और शॉर्टेस्ट के लिए निकालते हैं। हमें पूछा गया है कि भाई क्या रेशियो होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए, तो हमें पता है कि फॉर्मूला वेवलेंथ की बातें करने लग गया है। तो वेवलेंथ में 1/λ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर। अब क्योंकि सबका n फाइनल की वैल्यू इंफिनिटी आने वाली है, तो 1/∞ 0 ही आने वाला है। तो सबका अगर n फाइनल 0 ही आने वाला है, 1/n फाइनल 0 ही आने वाला है,
तो मैं 1 अपॉन लैम्डा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एन आई का स्क्वायर कह लूं, या फिर मैं लैम्डा को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन आई का स्क्वायर कह लूं, एक ही बात है। अपोजिट करके लिखो, ऊपर न्यूमिनेटर में लिखो, सेम क्राइटेरिया है। अब किस किस की रेशियो की बात की गई थी? सबसे पहले पास्चन हमारे टारगेट हुए हैं, तो पास्चन की जब बात की जाएगी तो पास्चन की एनआई की वैल्यू थी 3, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो वो 9 बन जाएगा, क्योंकि लैम्डा ऑफ पास्चन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 9। इस तरीके की बातें अब हम कहेंगे। और जब बाल्मर की बात की जाएगी तो बाल्मर का एनआई देखा जाएगा, बाल्मर का एनआई 2 है, इसका स्क्वायर आपके पास 4 निकल करके आने वाला है। और हमें पहले लिखना था पास्चन का, फिर लिखना था बाल्मर का, फाइनली हमें लिखना है लेमैन का। लेमैन का आपका एनआई की वैल्यू 1 है, इसका स्क्वायर करोगे अगेन 1 आएगा, इसकी भी रेशियो लिखोगे, बादल बनाओगे, आंसर दोगे। तो 9:4:1 आपके पास आंसर है। लेकिन कहने की बात क्या है कि आपको सारे के सारे कंसेप्ट जरूरी नहीं है क्वेश्चन के अंदर आपको शॉर्टेस्ट ही पूछा जाए, लॉन्गेस्ट भी पूछ सकता है, किसी दूसरे और ट्रांजिशन तक भी पूछ सकता है जो कि शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट के बीच में हो। तो कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके का आ रहा है। कंपलसरी बस एक चीज है कि आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर वेवलेंथ की डिपेंडेंस पूछ रहा है तो इनिशियल आपके पास ट्रांजिशन लेवल पे कैसे डिपेंडेंस है, फाइनल ट्रांजिशन लेवल पे कैसे डिपेंडेंस है। क्योंकि अगर उल्टा कर दोगे, नीट में पहला ही ऑप्शन होगा, आप टिक करोगे और गलत हो जाएगा। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपके पास यहां से न्यूमेरिकल आता है तो ऑब्वियसली वो 3-4 टाइप का क्वेश्चन बनता है जो मैं आपको बता रहा हूं, और वो इजी ही बनता है। तो आप वहां पे फॉर्मूला बोलने की गलती बिल्कुल ना करें, ठीक है। एक बार देख लें इसे। आप बोलेंगे सर आप ही आ जाते हो सामने, देख लो भाई, देख लो, देख लिया, तसल्ली से देख लो, आगे बढ़ते हैं आप। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 87। इसके अंदर पूछा जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम इन nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए इस चैप्टर के अंदर एटम्स की जब बात की जाती है तो बहुत सारे पैरामीटर्स को हम स्टडी करते हैं हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड, जैसे कि उसका रेडियस हो गया, उसकी वेलोसिटी होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, उसका मोमेंटम हो गया, उसका एंगुलर मोमेंटम हो गया, उसका टाइम पीरियड हो गया। जितने में मैकेनिक्स की टर्म पूछिए सब पूछ लेता है एग्जामिनर। लेकिन वहां पे पूछता क्या है? पूछता वो ये है कि एन के ऊपर डिपेंडेंस कितनी है। अब एन के ऊपर डिपेंडेंस कितनी है वो आपके पास अलग अलग पैरामीटर्स के लिए अलग अलग निकल कर आती है। अगर हम बात करें रेडियस की तो रेडियस का फॉर्मूला जो है वो r इजिकल टू एन की पावर 1/3 इंटू आर नॉट होता है। अगर मैं बात करूं रेडियस की तो आपके पास वो z और n के लिए किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल होता है, तो आप बोलेंगे सर r जो है वो आपके पास z अपॉन एन स्क्वायर अपॉन z के इक्वल आता है। r जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर हो जाता है। और अगर हम v की बात करें तो आप बोलोगे सर v जो है वो z अपॉन एन के इक्वल आता है। ये इनकी आपस में जो है वो डिपेंडेंस रहती है एन के ऊपर। बहुत जरूरी है आपको याद करना है। ये एनर्जी की डिपेंडेंस पूछता है, एनर्जी की डिपेंडेंस क्या आती है? -13.6 अपॉन एन स्क्वायर आती है। तो एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एंड रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। सिमिलरली वो कह रहा है कि टाइम पीरियड के लिए आपके पास एन की डिपेंडेंस क्या जाएगी, तो टी का फॉर्मूला अपने को पता रहता है 2πr/v। 2πr में r की वैल्यू डालेंगे तो वो n स्क्वायर अपॉन z पे डिपेंडेंस दिखा रहा है, v की वैल्यू डालेंगे तो वो z अपॉन n पे डिपेंडेंस दिखा रहा है। सारी चीजों को अगर मैं साइड में रखूं तो मोर मैं ये देखूं कि n की अब टोटल पावर कितनी बन रही है टाइम पीरियड के लिए, तो मैं कहूंगा t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब। और यही पूछा था क्वेश्चन में कि टाइम पीरियड की क्या डिपेंडेंस होगी आपके पास n। n का मतलब क्या है? कौन से नंबर का ऑर्बिट है, वही चीज निकाली है। इसके अलावा बाकी पैरामीटर पूछे जा सकते हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, और इसके अलावा आपके पास टाइम पीरियड तो आ ही गया। एनर्जी के बारे में पूछा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितने पैरामीटर आप इसके अंदर स्टडी करते हैं सबकी डिपेंडेंस एन पे पूछी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 आपको कह रहा है कि न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस रो नॉट है, तो न्यूक्लियर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस क्या होगी? वो भी रो नॉट होगी, क्योंकि डेंसिटी आपके पास जो है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट रहती है। जब आप उसे प्रूव करते होंगे सब्जेक्टिव में, कभी क्वेश्चन आया होगा 12th में न्यूक्लियस के अंदर, तो उसके अंदर हमें ये सीखने को मिलता है कि जो आपके पास न्यूक्लियस की डेंसिटी होती है वो मास नंबर के इंडिपेंडेंट होती है और सभी एटम्स के लिए सेम होती है। और उसकी जब हम बात करते हैं कि उसका
पावर कितनी रहती है, अप्रोक्सीमेट कितने टाइम्स जो है आपके पास वो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस को डिफाइन किया जाता है। तो वैसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है और उसका आंसर 10 की पावर 17 में आ जाता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। जब डेंसिटी के लिए पूछा जाता है कि कौन सी पावर पे आपके पास डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो उसका आंसर भी कभी कभी पूछा जाता है तो 10 की पावर 17 में रहता है। बाकी ये तो बहुत नॉर्मल प्रॉपर्टी है कि डेंसिटी आपके पास जो वो सेम निकल कर आने वाली है, जो कि मास नंबर के इंडिपेंडेंट रहने वाली है। सभी एटॉमिक नंबर के लिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो है वो रो ही रहेगी। और उसके बारे में आपको बता दें, उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू यही होती है 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसी के आसपास। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 89 में बहुत सारे अलग अलग डीके किए गए हैं। देख लेते हैं भाई डीके करके आपको क्या क्या कहानी बैठने वाली है। अल्फा और बीटा डीके में बीटा में पॉजिटिव और माइनस डीके आती है, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे 290 लिख लेते हैं, इधर 82 लिख लेते हैं। ये भाई कह रहे हैं कि इसके साथ करवा दिया जाए अल्फा डीके। अब हमें पता है कि अल्फा डीके करवाने का मतलब क्या है। अल्फा डीके करवाने का मतलब ये है सर कि जो आपका मास नंबर है वो 290 से हो जाएगा 286, और जो आपके पास एटॉमिक नंबर है नीचे वो 82 से हो जाएगा 80। क्योंकि अल्फा डीके का मतलब ये होता है कि आप एक हीलियम का एटम निकालो। अब हीलियम का एटम निकालने का मतलब ये 4 मास नंबर कम करो और 2 एटॉमिक नंबर कम करो, वही हमने किया। 4 मास नंबर कम किए, 2 एटॉमिक नंबर कम किए। नेक्स्ट स्टेप पे हमें क्या बोला गया कि आप ई पॉजिटिव, अब ई पॉजिटिव का मतलब होता है बीटा माइनस। ई पॉजिटिव बीटा माइनस जब आप लिखोगे तो इधर फिर से लिखता हूं बाय, अब इसके पास ये 80 है, ये 286 है, ये आगे की ओर बढ़ रहा है, ई पॉजिटिव यहाँ पे हो रहा है और सामने आपके पास Z बन रहा है। अब Z के पास क्या आएगा आप उसे समझते हैं। आपके पास यहाँ पे 80 था, 80 क्या था सर, एटॉमिक नंबर था। जब भी हम ई पॉजिटिव या फिर आपके पास बीटा माइनस की बात करते हैं तो इसके अंदर होता क्या है कि आपके पास एक प्रोटॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है न्यूट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है सर न्यूट्रॉन के अंदर। इससे क्या होगा, हमें पता है मास नंबर में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात होती है, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर कोई प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो मास नंबर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका मतलब ये 286 है वो तो 286 ही रहेगा, यानी कि मास नंबर तो नहीं बदलने वाला। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन है वो तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड करती है। अब वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर एक कम हो जा रहा है क्योंकि वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो 80 से यहाँ पे क्या रहेगा 79। अब आप चलेंगे Z से आगे P पे, Z से आगे P पे चलेंगे तो पहले मैं Z को लिखूं, 286 लिखूं, 79 लिखूं, आगे भेजूं, P बनाऊं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखें तो यहाँ पे बीटा माइनस लिखा हुआ है, बीटा माइनस हो रहा है। अब बीटा माइनस का मतलब ये होता है कि जो मैंने पहले कहा उसका उल्टा हो जाए, कि एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। देखो ये न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर आपके पास जब आप पढ़ते हो इसके बारे में तो न्यूक्लियस के अंदर की प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की है, इलेक्ट्रॉन एमिशन की है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या करता है, अगले स्टेप में आपके पास हो रहा होगा। इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर 2 बंदे रहते हैं, एक रहता है प्रोटॉन, एक रहता है न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन कैप्चर के अंदर क्या होता है कि प्रोटॉन बाहर से एक इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करके अपने साथ मिला लेता है और वो न्यूट्रॉन बन जाता है। तो वो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनने वाली कहानी है। और ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी है, चाहे हम कुछ भी कह ले सर कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को न्यूक्लियस के अंदर एंटर करवाएं या बाहर निकालें तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी, बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारी और गतिविधियां चल रही हैं, जैसे कि अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके, इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन एमिशन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो आपको बेसिक समझनी है। बेसिक क्या समझनी है कि जब प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो जाए, जब न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, जब इलेक्ट्रॉन जो है उसको प्रोटॉन कैप्चर कर ले और अंदर खुद न्यूट्रॉन बन जाए, या फिर आपके पास अल्फा डीके हो जाए, इस तरीके की चीजें। तो एक क्वेश्चन में सारी क्लैरिटी हो जाएगी, ढंग से समझना है। पहला स्टेप आपको समझ में आया होगा। दूसरा स्टेप आपको समझ में आया होगा कि सर क्यों 80 से 79, क्योंकि प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया भाई न्यूट्रॉन में। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे न्यूट्रॉन कन्वर्ट होगा प्रोटॉन में
तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो उतने ही रहेंगे, मास नंबर पे तो अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो फर्क पड़ेगा अब एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन में एक वृद्धि हुई है। कहां से हुई है? ये आपके पास न्यूट्रॉन जो कन्वर्ट हो गया, तो 79 से क्या हो जाएगा दोस्त? 80। 79 से हो जाएगा 80। अब लास्ट स्टेप पे जाते हैं। लास्ट स्टेप पे आप देखोगे सर आप पी से क्यू भेज दो, पी से क्यू भेज दो, आप बहुत हो रहा, तो 286 लिखता हूं इधर, इधर 80 लिखता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैप्चर हो जाएंगे और सामने आपके पास आ जाएगा क्यू। अब मास नंबर पे तो अगेन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हम बात करें यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्योंकि आपके पास एक जो है वो इंक्रीज होने वाला है इलेक्ट्रॉन कैप्चर के दौरान। तो दूसरी बात आप ये भी देख सकते हैं कि भाई जब आप लास्ट स्टेप पे पहुंच गए हो तो 286 में नीचे 80 है, तो 80 की दो ही कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, या तो 80 81 हो जाएगा या तो 79 हो जाएगा। इतना तो आपको पता है कि मास नंबर चेंज नहीं होने वाला, तो 79 तो कहीं नहीं हो रहा है, किस्मत आपकी अच्छी है तो यहाँ पे 81 होगा। लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर तो एग्जाम में ऑप्शन किसी भी तरीके से आ सकते हैं। वहां 79 आ गए तो आप लास्ट में भी कंफ्यूज हो सकते हो। तो सारी चीजों का ध्यान रखना है, स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जितने डीके का मैंने नाम लिया है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करके जाने हैं। इजी है, हो रहे हैं, तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। चलें आगे, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 90 आपको कह रहा है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ बोहर ऑर्बिट ऑफ एन हाइड्रोजन एटम इन वी, देन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव इज। तो हाइड्रोजन के लिए आपके पास गिवन है और लिथियम पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए पूछ रही है, वेलोसिटी की बात कर रहा है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आप बोलोगे सर z अपॉन n, इसी को यूज करो। तो जब मैं पहली वेलोसिटी की बात करूंगा तो उसके लिए जो z की वैल्यू है, उसके लिए जो z की वैल्यू है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एटम है तो 1 है। और उसके लिए जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू ऑर्बिट पर डिपेंड करती है तो वो 5 है। और इसके लिए स्पीड कितनी है? v है। तो मैंने जो गिवन इंफॉर्मेशन थी पहले उसे लिखा, फिर उसके बाद मुझे फाइंड क्या करना था। तो फाइंड में मेरे पास निकल कर आ रहा था कि सर अब आपको स्पीड निकालनी है और इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड ऑर्बिट में और Li पॉजिटिव पॉजिटिव का है। तो मैं बोलूंगा ठीक है भाई, अगर मुझे इसकी स्पीड निकालनी है, मैं जब लिख लेता हूँ v ऑफ Li, तो वो मेरे पास z जो है z दिया जाएगा Li पॉजिटिव पॉजिटिव का, और n की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपके पास 2 निकल करके। अब सिंपली आपको v की फॉर्म में निकालना है तो हम रेशियो ले लेते हैं इसकी। तो रेशियो क्या निकल कर आ जाएगी? v Li अपॉन v, डेट शुड बी 3/2, और ये बन जाएगा 1/5, बन जाएगा 15/2 जो कि 7.5 होगा, और ये वाला v उधर मल्टीप्लाई होगा तो आप कह सकते हैं v Li इज 7.5 v। ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ही ऑप्शन आपके पास है, टिक करेंगे, आगे चलेंगे। तो नॉर्मल है क्वेश्चन। आपको देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, जब ये लेक्चर शुरू हुआ था तभी अगर मैं आपको सीधा ये क्वेश्चन पकड़ा देता, तभी आपको अगर मैं सीधा ये क्वेश्चन पकड़ा देता, तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि 50% चांसेस होते हैं कि ये सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपको आइडिया नहीं आएगा क्वेश्चन पढ़ के कि सर फॉर्मूला कौन सा लेना। फॉर्मूला बहुत आसान है, लेकिन बात क्या है कि अभी हमने 2-3 तरीके के इसी तरीके क्वेश्चन कर चुके हैं, इस फॉर्मूला को भी दूसरी तीसरी बार यूज कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सर अच्छा ऐसे किया है, ओके ओके ओके, ये फॉर्मूला हमें पता था, इस स्टेटमेंट से अगली बार हम क्रैक कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस आपका तभी बिल्डअप होगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो ये क्वेश्चन अगर पहले ही हफ्ते चढ़ा दूं मैं, तो हो सकता है आपका दिमाग चकरा जाए। लेकिन अब आपको पता है कि सर अब आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन कितने मर्जी दे दो, अब दिमाग चकराने वाला नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला में पता लग गया है। हमें पता है कि हर किसी की डिपेंडेंस एक नहीं होती है। हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन रेडियस पे आ जाता, हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन एनर्जी पे आ जाता आपके पास। तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन संभाल सकते हैं जहां पे आपको z और n की बात पता हो और उनकी डिपेंडेंस क्या है बाकी पैरामीटर्स पे वो पता हो। आगे चलते हैं, देख लीजिए इसे बात ध्यान से देख लो। चलो भाई, नेक्स्ट आपके पास आ गया वही न्यूक्लियर डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब में क्या होता है हीलियम न्यूक्लियस से। किसी भी न्यूक्लियस की बात करें, अभी अभी हमने डिस्कस किया था, वो अप्रोक्सीमेट 2.63 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रहता है। तो मुझे तो याद ये खैर, लेकिन आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि 10⁻17
के आसपास जो है वो आपके पास ऑर्डर रहता है। ऑर्डर का मतलब यही रहता है कि पावर कितनी रहेगी 10 की, तो उसी पे बातें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली नेटवर्क है आपके पास, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट इन अ पीएन जंक्शन डायोड रिजल्टिंग। जब भी हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो उसके अंदर दो तरीके की बाइसिंग आती है। एक तो फॉरवर्ड बाइसिंग आती है कि पॉजिटिव टर्मिनल पी के साथ कनेक्ट हो जाए, नेगेटिव टर्मिनल एन के साथ कनेक्ट हो जाए, या फिर रिवर्स बाइसिंग रहती है वाइस वर्सा वाली कि आपके पास पी टाइप जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट हो जाए और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप के साथ कनेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइसिंग दो तरीके की बाइसिंग रहती है पीएन जंक्शन के अंदर, वो तो हमें पता ही है। क्योंकि जब बाइसिंग होती है तो पीएन जंक्शन से वो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। डायोड का मतलब दो आपके पास रास्ते हो, एक इनपुट के लिए हो एक आउटपुट के लिए हो, उस तरीके की बातें। तो इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट का मतलब ये है कि फॉरवर्ड बाइसिंग पे जब करंट को इंक्रीज करेंगे तो बीच में डिप्लीशन लेयर बनती है जो कि ओवरलैपिंग से बनती है पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर के, वो लेयर फॉरवर्ड बाइसिंग में पतली होती जाती है, पतली होती जाती है, और रिवर्स बाइसिंग में उसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज करती जाती है। फिलहाल हमें यही पूछा, हम इसी पे बात करेंगे। तो जो इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट है पीएन जंक्शन डायोड के अंदर, उसकी वजह से क्या होगा, इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, ये नहीं होता है, रिवर्स बाइसिंग में रहता है। डिक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, यही आपके पास निकल करके आएगा। थर्ड लिखा हुआ है कि डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर, तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर का फ्लो डिक्रीज थोड़ी होगा, वो तो इंक्रीज होगा, तो तीसरा भी गलत लिखा है। फोर्थ लिखा है इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो माइनॉरिटी का नहीं होता मेजोरिटी का होता है, दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे हुए हैं, तो फोर्थ पे आपके पास गलत होगा। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। आइडेंटिफाई द करंट करेक्ट लॉजिक गेट कोरस्पॉन्डिंग टू द गिवन वेव करंट, याद आ रहा बार बार, फ्रॉम इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म। देखो लॉजिक गेट से जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो दो से तीन तरीके के टाइप ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। एक तो इस तरीके से वेव फॉर्म दी होती है, उससे ट्रुथ टेबल बनाना होता है, और फिर ट्रुथ टेबल से ये जानना होता है कि भाई कौन सा गेट है चार ऑप्शन के अंदर, या फिर कभी कभी सीधा गेट दे देता है, सीधा गेट दे देता है, जैसे आगे क्वेश्चन होगा शायद, ये देखो सीधा गेट दे दिया और आपको पूछा बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म है। एक तो वेव फॉर्म है, वेव फॉर्म कैसी दिखती है सर, वेव फॉर्म ऐसी दिखती है। बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म कैसे दिखती है, बुलियन अलजेब्रा की फॉर्म ऐसी दिखती है। या तो लॉजिक गेट का सिंबल होगा वो ऐसे दिखते हैं। इन तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं, सारे कॉम्बिनेशन यूज किए हमने, तो अच्छे से समझना है। जब भी वेव फॉर्म से क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको ट्रुथ टेबल बनाना है सबसे पहले। ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, आप लिखते हैं इनपुट्स, जैसे ए और बी इनपुट है, फिर आप लिखते हैं एक आउटपुट जो कि वाई से लिखी हुई है। तो आप बोलोगे ठीक है सर, ए भी देख लिया वाई देख लिया, दो इनपुट है एक आउटपुट है, पता लग गया। कैसे पता लगा सर, कैसे पता लगा कि दो इनपुट है और ये आउटपुट ही है, यहाँ पे तो नहीं लिखा कहीं, तो यहाँ पे तो लिखा दोस्त, जितने भी चार ऑप्शन दे रखे हैं ए और बी इनपुट को डिनोट कर रहे हैं, वाई 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 आउटपुट को डिनोट कर रहे हैं। दोबारा शुरू करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है तुम्हारे पास कि ए और बी जो है उसकी इनिशियल वैल्यू, ए की कितनी है, सफेद पे सफेद, ए पे कितनी है 0, लिख लिया भाई 0। बी पे कितनी है तब 0, बी पे तब 0 है, और तब आउटपुट कितनी है 1, तो आउटपुट तब 1 है। ये लिख लिया पहला रिजल्ट। सिमिलरली बाकी लिखने हैं। बाकी आपके पास क्या है कि उसके आगे ए कितना है, उसके आगे भी 0, उसके आगे बी कितना है तो उसके आगे बी 1, तो दोनों की आउटपुट कितनी हो रही है अगेन 1, लिख लिया भाई 1। नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट आपके पास कितना है, ए जो है ए अब जा चुका है 1 पे, बी कहा बी जा चुका है 0 पे, और वाई का वाई भी 1 पे है, तो ए आएगा 1, बी आएगा 0, और आउटपुट आ रही है भाई की अगेन 1। 3 आगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास ए जो है वो 1 आ रहा है, बी भी 1 आ रहा है, आउटपुट 0 आ रही है, तो हम लिख देंगे कि 1 1 0। फिर और क्या बच गया, और आपके पास बच गया सर नेक्स्ट ए आ रहा है 0, बी आ रहा है 1, और वाई भी आ रहा है 1, तो 0 1 1, तो हम लिख देंगे 0 1 1। खतरनाक टेबल बन रहा है।
अच्छी बात है, जितनी ज्यादा वैल्यूज देगी उतनी ज्यादा हमें आसानी रहेगी, क्लैरिटी होगी कि कौन सा गेट आपके पास निकल के आने वाला है। अगेन आपके पास देखेंगे फाइनली तो ए की वैल्यू गिवन है 0, बी की वैल्यू भी गिवन है 0, इधर से देख रहा हूं 0 1, कंफ्यूज मत होना। बी की वैल्यू भी है 0 और y की वैल्यू 1 आ रही है, तो 0 0 1। अब जिन महान आत्माओं ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि भाई सर एंड गेट, और गेट, नॉट गेट क्या क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है, उनके लिए तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका होगा। अब जब आप बात करें पहले इस गेट की और इस गेट की, तो ये है एंड गेट और ये है और गेट। एंड गेट और गेट कहता है कि 0 + 0 करोगे तो 0 आएगा, तो 0 + 0 करने पे 0 तो नहीं आ रहा, 0 × 0 करने पे भी 0 आएगा, तो 0 × 0 करने पे भी 0 नहीं आ रहा, यानी कि ना तो और है ना तो एंड है। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब आप बोलोगे सर लेकिन उनका उल्टा अगर 1 आ रहा है तो वो तो नैंड भी हो सकता है, नॉर भी हो सकता है भाई, दोनों हो सकते हैं। तो मैं सेकंड वाले को चेक करूंगा, मैं कौन सी जल्दबाजी करूं। तो 0 और 1 यहाँ पे जो है आपके पास, अगर नैंड के लिए देखेंगे तो नैंड में क्या होगा, 0 और 1 पहले एंड में तो 0 बनाएगा और नैंड के लिए बन जाएगा 1। और अगर यही आप नॉर के लिए देखो तो नॉर के लिए क्या बता रहा था मैं, नॉर के लिए बता रहे सर 0 + 1 जो है वो 1 बन जाता है, और अगर नॉर होता तो वो 0 बन जाता है, लेकिन यहाँ पे 0 आ नहीं रहा, 1 ही आ रहा है। इसका मतलब पहले की वजह से तो 2 एलिमिनेट हो गए, दूसरे की वजह से भी आपके पास सारी एलिमिनेट होकर के फाइनल आंसर आपके पास किस पे बन रहा है, वो बन रहा है सर नैंड पे। नैंड इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बाकी के इनपुट और आउटपुट की कंडीशन देखेंगे कि वो कैसे काम कर रही है यहाँ पे, तो वो भी डिट्टो सेम आपके पास वही आंसर दे रही होगी। और फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। प्लीज देखिए ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन देखिए पूछे जाते रहते हैं वेव फॉर्म वाले, जैसे ट्रुथ टेबल बनाना हो और फिर लॉजिक सिंबल बताना हो, तो सारा मिक्सचर यहाँ पे कंबाइंड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास बता रहा है द आउटपुट वाई ऑफ द लॉजिक सर्किट शोन इन द फिगर बिल्डिंग। क्या होगा आपके पास यहाँ पे बूलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन, इजी है, टेंशन मत लीजिए। तो ये दिख रहा है आपको, नैंड गेट दिख रहा होगा। अब नैंड गेट की जो आउटपुट होती है इधर आ जाएगी वो A.B और उसके ऊपर बाहर आ जाता है, क्योंकि एंड में A+B हो जाता है, और एंड में कह रहा हूँ सॉरी, और में A+B हो जाता है, एंड में जो है वो E.B हो जाता है, और नैंड में A.B के ऊपर बाहर लग जाता है। नीचे B था, यहाँ पे नॉट गेट से पास हुआ तो ये B बार बन गया इस तरीके से, और A.B बार अगेन नॉट गेट से पास हुआ तो A.B बार की भी बार, और बार की भी बार जब आपके पास हट जाते हैं तो बार से बार कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे A.B ही बच रहा है। तो A.B जो है वो एक इनपुट है इस फाइनल वाले लॉजिक सिंबल के लिए, और B0 जो है वो दूसरी इनपुट है इस फाइनल वाले लॉजिक सिंबल के लिए। और जो फाइनल लॉजिक सिंबल है वो आपके पास और का है, तो फाइनली जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो AB + B0 इस तरीके का निकल करके आएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन आपके सामने है। तो सिंपली लॉजिक टेबल से ही आप यहाँ पे आंसर निकाल सकते हो, और बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी तो हमने बूलियन अलजेब्रा की फॉर्म में किया, पीछे आपने वेव फॉर्म की फॉर्म में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए मटेरियल शोन बिलो द ओपन सर्कल फिल्ड सर्कल्स डिनोट होल्स। और ये बताना है आपको कि कौन सा सेमीकंडक्टर है, पी टाइप है, एन टाइप है भी सेमीकंडक्टरी है, इंसुलेटरी तो नहीं है कहीं, या फिर कुछ तो चीज है, कौन सा मटेरियल है ये। तो यहाँ पे आंसर तो पहले ही ऑप्शन है, और वो कैसे पता चलता है, क्योंकि आपके पास जो ये एनर्जी गैप रहता है, ये एनर्जी बैंड गैप इस टाइम पे नीचे वाले को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, सीबी से लिखते हैं, और ऊपर वाले को हम बैलेंस बैंड कहते हैं, ऐसे बीबी से लिखते हैं। ठीक है, तो बैलेंस बैंड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जाते रहते हैं, और ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ये वाला जो बैंड गैप है ये ऊपर की तरफ चला जाता है, और ऊपर की तरफ चले जाने को वो एन टाइप हो जाता है, क्योंकि अभी वो नीचे की तरफ है। आप गिन के भी देखोगे तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो वो होल्स है, तो आप किसी भी तरीके से आंसर निकालो, आंसर आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर निकल करके आने वाला है। तो ये बैंड गैप थ्योरी के ऊपर आपके पास क्वेश्चन बेस्ड था, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये ध्यान रखना होता है कि सर या तो हम मेजोरिटी चार्ज कैरियर या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर गिन लें, या फिर हम क्या करें कि आपके पास यहाँ पे एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड के पास है, बैलेंस बैंड के पास है, उन चीजों को नोटिस कर ले, हमें पता लग जाएगा कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आपके पास कह रहा है कि सिलिकॉन स्पेसिमन है मेड इनटू अ पी टाइप सेमीकंडक्टर बाय डोपिंग ऑन एन एवरेज एक इंडियम एटम जो है वो पर वन इंडियम एटम पर 5 × 10⁻⁷ सिलिकॉन एटम्स के, मतलब कि डोपिंग की रेशियो जो 1:5 × 10⁻⁷ है, वो हमें समझ में आ रहा है। नंबर डेंसिटी आपको गिवन है। नंबर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर डेंसिटी आपको गिवन है 5 × 10⁻28 एटम्स पर मीटर क्यूब। आपको बोला गया है कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर एटम्स होंगे सिलिकॉन में, तो सिंपली डिवाइड करने पे निकल जाएगा वो। लेकिन भाई ने पूछा हुआ है पर क्यूबिक सेंटीमीटर पे। डाटा में जो नंबर डेंसिटी गिवन है वो पर मीटर क्यूब पे है, तो पहले तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करनी होगी। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 28 एटम्स एज इट इज रहेंगे, मीटर क्यूब की जगह आ जाएगा। मीटर को लिख सकता हूं 10⁻² सेंटीमीटर, क्यूब को एज इट इज यहां पर डिनोट करें 10⁻6 हो जाएगी। 10⁻6 नीचे है, 10⁻28 ऊपर है, तो आपके पास कैंसिल आउट होकर के बच जाएगा 5 × 10⁻22 एटम्स पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कहानी दोबारा से वही है। क्या कहानी थी सर? कि हमारे पास एक डोपिंग है वो 1:5 × 10⁻7 है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर पर सेंटीमीटर क्यूब में 5 × 10⁻22 है, तो बताओ भाई कि कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयन होंगे। तो हम बोलेंगे सर वही करो जो आप कह रहे थे, डिवाइड करवाओ, पता लग जाएगा कि आपके पास कितने एक्सेप्टर आयन होंगे। तो डिवाइड करवाएंगे 5 × 10⁻22 को कितने से करवाना है, 5 × 10⁻7 से। तो 5 से तो 5 चला गया भाई, 10⁻7 10⁻22 2 हटा दोगे 10⁻15 बच जाएगा आपके पास इधर। 10⁻15 यहाँ पे बड़े प्यार से लिखा हुआ 1 × 10⁻15, साथ में 1 भी मल्टीप्लाई करवा ले, फ्री का है, कुछ नहीं जा रहा अपना। आराम से क्वेश्चन को देखें तो सेमीकंडक्टर में से डोपिंग से क्वेश्चन आ सकता है, कंसंट्रेशन से क्वेश्चन आ सकता है। अब कंसंट्रेशन में क्या होगा सर? कंसंट्रेशन में रेशियो गिवन रहेगी, नंबर डेंसिटी गिवन रहेगी, तो आपको देखना होगा कितने नंबर ऑफ डोनर आइंस या फिर कितने नंबर ऑफ एक्सेप्टर आइंस आपके पास यहां पे कैलकुलेट होते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, डिप्लेशन लेयर ऑफ पीएन जंक्शन हैज ए थिकनेस ऑफ ऑर्डर। भाई फिर से डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के बीच में जो है वो आपके पास थिकनेस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड रहती है। इस चीज को आप ध्यान रखें, और आंसर जो सीधा सीधा थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाएगा निकल करके। ठीक है, तो 0.1 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर के बीच में डिप्लेशन लेयर है। माथे पे लिखवा लो, पैरों में लिखवा लो, हाथों में लिखवा लो, मेहंदी लगवा लो, लेकिन ध्यान रखना है तुम्हें। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 4 इक्वल रेजिस्टर है, सबके रेजिस्टेंस 10 ओम है, कनेक्टेड एज शोन इन सर्किट डायग्राम, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जब भी आपको सामने सेम रेजिस्टेंस दिखे, पैरेलल दिखे, पहला शक आपका होना चाहिए, अब आधे बच्चों के दिमाग में आ गया होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज 10 इधर रेशियो, इधर रेशियो, इधर रेशियो, तो इन दोनों की रेशियो जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब बीच वाली ब्रांच को रिमूव किया जा सकता है। बीच वाली ब्रांच अगर रिमूव हो गई, ऊपर वाले 10 आ जाएंगे सीरीज में, नीचे वाले 10 आ जाएंगे सीरीज में, और आपस में हो जाएंगे पैरेलल में। तो 10 और 10 20, 10 और 10 20, 20 और 20 पैरेलल में, अगेन 10। तो आंसर फाइनल बिना कैलकुलेट किए ही आपके पास 10 आने वाला है। व्हीटस्टोन ब्रिज के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। पेन अगर उठा रहे हो तो भाई तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और दिमाग अगर काम कर रहा है तो पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बेशक फिर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या ना करो, लेकिन जब भी इस तरीके की आपके पास अरेंजमेंट आए तो सबसे पहले चेक करो कि कहीं कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज अ यूनिवर्सल गेट। 2 गेट होते हैं यूनिवर्सल गेट। 2 गेट कौन कौन से सर? एक होता है नॉर, दूसरा होता है नैंड। इन दोनों में से कौन सा यूनिवर्सल गेट होता है? दोनों ही होते हैं, दोनों ही ध्यान रखने हैं। तो दोनों ऑप्शन में आ गए तो भाई नीट तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, दोनों आगे तो बोथ ए एंड बी दे देगा। यहां भी आपको दोनों एक गिवन है, एक ही गिवन है, तो नॉर और नैंड में से जो दिख जाए वो लगाओ। दोनों लिखते हैं तो दोनों सही आंसर होंगे, और वो तीसरे ऑप्शन में लिखा होगा कि बोथ आर करेक्ट। ठीक है, तो नॉर एंड नैंड
आर यूनिवर्सल गेट अपने नोट्स में ऐड कर लें अगर आप लोगों को नहीं पता है। जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड ऑन, डोपिंग डेंसिटी पे तो करता है, टेम्परेचर पे भी करता है, फॉरवर्ड बाइसिंग पे करता है, डायोड डिजाइन पे डिपेंड नहीं करता है। तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास जो आंसर होगा वो आपके पास निकल करके आएगा, डायोड का डिजाइन जैसा भी रहे उस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। डिपेंडेंसी जो है वो डोपिंग डेंसिटी, टेम्परेचर, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स बाइसिंग, इन सब पे रहती है। तो इसी के साथ हमारे सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने 11th और 12th के सारे चैप्टर को फॉलो अप किया है, सारी यूनिट को फॉलो अप किया है। जितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते थे, जितना नीट के लेवल तक क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते थे, वो जो पूछे जाते हैं उतने तक की हमने कोशिश की है, मैंने भी की है, और आई होप आप लोगों ने भी की होगी। और कुछ ना कुछ तो ये सेंस बनाएगा जब आप एग्जाम में देने बैठोगे नीट का पेपर 2026 के लिए, तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट यहां से, या फिर उनका कंसेप्ट डायरेक्ट आपको यहां से हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ यहां से सीखा होगा। और अगर आपको और भी, चाहे वो नीट के लिए प्रिपरेशन करनी है या फिर जेई के लिए भी प्रिपरेशन करनी हो, तो आप यहाँ पे ऑफलाइन सेंटर में आकर के विजिट कर सकते हैं। पूरे साल का कोर्स लेना है, क्रैश कोर्स लेना है, 1 साल की एडमिशन, 2 साल की एडमिशन, यहाँ आइए, पढ़िए, समझिए और अपने हिसाब से खुद को आगे बढ़ाइए। अगर आपको यहाँ से हेल्प मिल रही है तो इधर आकर के वो हेल्प जो है वो मल्टीप्लाई ही होने वाली है, उसमें कोई कमी नहीं होगी। ये हमारे पास नेक्स्ट जो है आपके पास नीट 2025 का रिजल्ट था, जहां पे हाईएस्ट स्कोर जो था वो 566 रहा था, और ये सारे ऑफलाइन बैच के बच्चे थे। ऑनलाइन के लिए हमने इस साल और पिछले साल से चीजों को शुरू किया हुआ है ताकि हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तक अपनी अप्रोच बता सकें, चाहे वो स्टूडेंट हिमाचल के हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो बाहर की किसी भी और स्टेट के हो, ताकि वो इधर आए और इधर आकर के तैयारी करें और देखें कि भाई इधर आकर के तैयारी करने के बाद बच्चे जो हैं वो रिजल्ट ला रहे हैं। और अभी मैं चाहता हूं कि आपका यही नीट बहुत अच्छा हो जाए, तो उसी में आप बहुत अच्छा स्कोर करें और इन सब बच्चों को कंपटीशन दें। आपको इनका स्कोर दिख रहा होगा और आपको साथ के साथ ये भी पता होगा कि पिछले साल के पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था, तो उसके हिसाब से बहुत डिसेंट स्कोर है और इस साल जो है वो इससे भी अच्छा आने की उम्मीद है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी इन सब चीजों में ऐड हो, और एट दी एंड जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, जब एग्जाम खत्म हो जाता है, जब रिजल्ट आ जाते हैं, जब कोचिंग खत्म हो जाती है, तो दोनों अपने अपनी जगह जाते हैं, दोनों कौन टीचर जाता है अगले सेशन के लिए और बच्चा जाता है अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर के लिए। तो एक वो बहुत बड़ी बात होती है, बहुत नई बात होती है और आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, और आप एक नए कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एडमिशन लेकर के डॉक्टर बनने का अपना सपना जो है, अपने पेरेंट्स का सपना जो है उसे पूरा करते हैं। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, और ऐसे ही मिलते रहेंगे और बहुत सारी वीडियोस के साथ और बहुत सारे कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।